ये दो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग वायर के लिए हमने आपसे के लिए अलग से फॉर्मूला लिख दिया है। इसमें स्पेसिफिक केस आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो फिर फोर्स जीरो हो जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री देन Fm इज इक्वल टू 0, ये याद रखिएगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैंने न्यूटन के तरीके से नहीं निकाला है, मैंने अपने तरीके से निकाला आपको समझाने के लिए। अब ये तो हमने डिसाइड किया कि किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसी चार्ज कंडक्टर के द्वारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में। अब बेटा अब हम एक नया एक्सप्रेशन करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिएगा। फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। हेडिंग है आपकी फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। देखो ये डेरिवेशन बड़ा आसान है। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी इसी में सिखाई जाएगी। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर किसी जमाने में ये पूछी जाती थी, लेकिन फिलहाल अभी बहुत टाइम से नहीं पूछी गई है। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स, एम्पियर की डेफिनेशन क्या है ये भी हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा assumption करेंगे, देखते जाएंगे। consider an infinitely long wire, an infinitely long wire carrying a current I1। समझते जाओ भाई। तो ये आपका वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। तो जैसा कि आपने बायोट सेवर्ट लॉ से भी देखा और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से भी देखा कि ये वायर इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, और अगर इसके अंदर I1 करंट फ्लो कर रही है तो इस I1 करंट की वजह से इस पॉइंट P पर वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहला काम हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो अपने राइट हैंड का थंब करंट कैरिंग वायर के करंट की डायरेक्शन में प्लेस कीजिए तो कर्ल फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। ये राइट हैंड थंब रूल है। इस राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस I1 करंट के थ्रू पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 वो क्रॉस होगी। ठीक, तो अब आप लोग लिख लीजिए द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 एट P। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। ठीक, अब ये तो एक बात तय हो गई कि I1 के थ्रू इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है। कैसे है? इनवर्ट डायरेक्शन। अब
जरा सी देर के लिए हम इस पॉइंट पी को यहां से रिप्लेस करते हैं, और यहां पर एक दूसरा वायर लेते हैं, जिसमें भी सेम डायरेक्शन की करंट I2 फ्लो कर रही है। ठीक, अब ये वायर जो कि करंट I2 है, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है I2, ये I1 की मैग्नेटिक फील्ड में है। फॉर द टाइम बीइंग ये हमने असम्पशन किया है। ठीक है, तो फिर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि डाउनवर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसकी डायरेक्शन आप B1 और I2 दोनों के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए इसके ऊपर एक फोर्स F इधर लगेगा। ठीक, अब हम उसको लिख लेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the wire carrying current I2, due to B1 per unit length L। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी F by L, F इज इक्वल टू I2 LB। I2 सेकेंड वायर में बहने वाली करंट है, L उसकी जिस लेंथ पर हम फोर्स देखना चाहते हैं, और B1 इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा दोनों I2 ऐसे लिख दो, L ऐसे लिख दो, और B1 की वैल्यू ऊपर से निकाली जो है हमने वो रख दो, I1/R। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा μ0/2π I1/I2 into R और F/L। ये क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अब इस फिगर को हम फिर से ऐसे बना रहे हैं। मान लो अब ये I2 करंट है। अब I2 करंट के थ्रू ग्रैब द वायर बाय राइट हैंड, अब ये फिगर इनकम्प्लीट है, ग्रैब द वायर बाय राइट हैंड। अगर आपने वायर को राइट हैंड से पकड़ा तो इस रीजन में इसकी जो फील्ड होगी वो B2 डॉट फील्ड होगी। अब फिर से अपना वायर वापस कर दो, I1 इसमें करंट फ्लो कर रही है। इस पर अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, वायर में करंट न्यू फ्लो कर रहा है। ये देखिए, तो ये इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे। इसका मतलब कि अगर दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट लेकर जा रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो आप लिख सकते हैं द नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव। द नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब FA ऐसे हो गया, तो इसका मतलब इसका अगर हम फाइनल फिगर लिखना चाहें तो देखो वो इस शेप में आ जाएगा। ये देखिए साहब,
करंट का सोर्स बता दीजिए। अब इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो कुछ यूं फ्लो कर रही है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये I1 करंट है। और इसी तरीके से ये वाला जो वायर है वो यूं हो जाएगा, इसमें भी करंट यूं फ्लो कर रही है, ये देखिए I2 करंट। तो इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो दो वायर में अगर सेम डायरेक्शन की करंट फ्लो कर रही है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर दो वायर में अपोजिट सेंस की करंट फ्लो कर रही होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। देखो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या है कि अगर हम कहें कि लेट I1 and I2 is equal to 1 ampere and R is equal to 1 meter. R is equal to 1 meter. Then F और L is equal to 1, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, दैट इज 2 into 10 की पावर -7। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दी टू वायर्स such that when they kept in a vacuum they will attract each other with the force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन। आपकी बुक में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो ये था आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो कि अब फाइनलाइज हो चुका है। अब हम लोग इसमें इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक और छोटा सा डेरिवेशन कर देते हैं। टॉर्क एक्सपीरियंस बाई करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, टॉर्क ऑन अ करंट लूप एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वो हम इसी में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉर्क। वीडियो को पॉज कर इसे आप नोट कर लीजिएगा और ये याद रखिएगा कि दो वायर अगर सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहे हैं, सेम डायरेक्शन की करंट उसके अंदर फ्लो कर रही, तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन की करंट फ्लो कर रही है तो वायर एक दूसरे को रिपेल करें। जब किसी करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। हम उस टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखिए मेरे हाथ में ये एक बुक है, आप इस बुक को एक रेक्टेंगुलर कॉइल मान लें और इसके ऊपर हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लगा रखी है। क्या लगा रखी है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमने इसके ऊपर लगा रखी है। ठीक है बेटा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखी है तो ये आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इसे देखिए हम 2 डायमेंशन में कैसे बनाएंगे। ये देखिए, क्योंकि हम मामला 2 डायमेंशन का है इसलिए इस वायर को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड है। ये इस तरीके से रखा हुआ है जिसको हमने ऐसे दिखाया है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इसके अंदर एक करंट I फ्लो कर रही है। मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो ये करंट जा रही है, I और I करंट जा रही है। ठीक, अब इसे आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है जो कि लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, आओ तुम्हें समझाते हैं। देखो ये जो वायर है, इस वायर में हमारी एक करंट है, ये हमारी एक करंट है जो कि फिलहाल तुम्हारी तरफ से देखने पे क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई दे रही है। तो देखो, पहले इधर से देख लो, इसके ऊपर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यही करंट जब नीचे उतरेगी तो फोर्स इधर लगेगा।
जब यही करंट नीचे उतरेगी तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और यही करंट जब इधर जाएगी तो फोर्स इधर लगेगा। देख लेना, 4 फोर्सेस लग रहे हैं, चारों की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक, अब अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो बेटा पीएस ब्रांच पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और इसे हम F4 मान रहे हैं, और जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा उसे हम F3 मान रहे हैं। ठीक, क्यूआर ब्रांच पर, क्योंकि ये देखो है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आरएस लेंथ पर अपना एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, पीएस लेंथ पर एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, आर क्यू लेंथ पर एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और क्यूपी की वजह से भी एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक, तो कहो कंसीडर a rectangular loop, consider a rectangular loop PQRS placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field B such that initially its plane is normal to magnetic field, जैसा कि मैंने आपको बुक के डायग्राम से दिखाया, is normal to magnetic field। ठीक है, let PQ is equal to L, let PQ is equal to L and QR is equal to B। तो बेटा जैसा कि आपको मैंने इस फिगर से दिखाया था, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, तो F3 और F4 तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, और ये जो आपका F1 है इसकी डायरेक्शन हम ये शो कर रहे हैं F1, और इसकी डायरेक्शन हम इधर शो कर रहे हैं, ये क्या है आपका F2। ठीक, तो F1 क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर ऑफ लेंथ, वायर PQ, इसकी वैल्यू होगी ILB साइन 90 डिग्री, यानी ILB। उसी तरीके से अगर हम F2 की बात करें, अच्छा ये F1 कहाँ होगा, F1 इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर होगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी डॉट। देखा, मैंने कहा था ना कि फोर्स, अरे डॉट और क्रॉस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं होते। इसी तरीके से आप F2 की वैल्यू लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर RS। F2 की वैल्यू हो जाएगी ILB साइन 90 डिग्री, यानी ILB क्रॉस। ठीक, उसी तरीके से ऑन द सेम लाइन ऑफ डिस्कशन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर PS, फोर्स experienced by wire PS F3 की वैल्यू हो जाएगी IBB। बेटा यहाँ जो स्मॉल l है ये लेंथ ऑफ वायर है,
यहाँ जो स्मॉल बी है ये लेंथ ऑफ वायर है। तो अब चूंकि हम पीएस की बात कर रहे हैं तो पीएस पर आईबीबी लगेगा, आईबीबी। अब ये कैसे लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आईबीबी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर पीएस। इसी तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर QR F4, ये हो गया IBB और ये कैसा हो गया? अपवर्ड। ये 4 फोर्सेस आपके लग गए 4 डिफरेंट ब्रांचेस पर। तो सिंस F3 एंड F4 की लाइन ऑफ एक्शन आप देखिए सेम है और मैग्नीट्यूड बराबर है। F3 एंड F4 एज F3 is equal to F4 and act in opposite direction, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, hence cancel each other effect, hence cancel each other's effect। अब जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो नाउ F1 एंड F2 विल फॉर्म अ कपल, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। देखो F1 कॉइल को इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा और F2 कॉइल को इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। नाउ F1 एंड F2 विल फॉर्म अ कपल, तो हेंस नेट टॉर्क experienced, hence net torque experienced by loop tau is equal to, अब नेट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय लूप, पहले इसको हम तुम्हें समझा दें, इसका एक और फिगर बना दें। बेटा ये वाली जो ब्रांच है आपकी QR, मान लीजिए कि जब इसके ऊपर टॉर्क लगा तो ये घूमकर कुछ यूं हो गई, या घुमाओ नहीं, ऐसे ही दिखा दो। ये देखो ये ऐसे है। सपोज कर लो कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन